the radius of the particle while revolving, its radius at any time is given by mv by qb. ये फॉर्मूला आपके पास रहेगी स्टूडेंट्स. इट्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेडियस व्हेन इट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ. और उसके साथ साथ हमने लास्ट में फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला बनाई थी. फ्रीक्वेंसी वाज, अगर आपको याद है, qb अपॉन 2 pi m. दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC साइकिल कनेक्टेड टू साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन के साथ जो आपने AC सोर्स कनेक्ट किया है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला है. मतलब इस फॉर्मूला से जो फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा, दैट मच फ्रीक्वेंसी वी हैव टू अप्लाई सो दैट साइक्लोट्रॉन कैन वर्क प्रॉपरली. तो और इसके बाद मुझे याद है, मैंने ये भी प्रूफ किया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हो, लेट्स से वी आर एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन, साइक्लोट्रॉन को हम लोग यूज कर रहे हैं टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन. So Q will become charge of the electron, this M will become mass of the electron. इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं फाइंड करूं तो फ्रीक्वेंसी आया था अप्रोक्सीमेटली 10⁻12 हर्ट्ज. याद है ये? यहां तक मैंने कराया था लास्ट टाइम. ठीक है. सिमिलरली अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें, आज मैं आगे बढ़ रहा हूं स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग अहेड. सिमिलरली अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें ना, तो मतलब इफ यू आर यूजिंग प्रोटॉन इनसाइड द साइक्लोट्रॉन, तो यहाँ पे Q हो जाएगा मास, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, एंड M विल बिकम मास ऑफ द प्रोटॉन. Q विल बी द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एंड M विल बिकम मास ऑफ द प्रोटॉन. ठीक है. तो अगर आप ये प्रोटॉन के लिए करोगे, इफ यू फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर प्रोटॉन, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁶ हर्ट्ज तक आती है. मतलब प्रोटॉन के लिए कम फ्रीक्वेंसी लगती है. ऐसा क्यों है? एक्चुअली प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन हैज मोर मास, तो ये जो M है ना, ये ज्यादा होता है प्रोटॉन के लिए. तो फॉर प्रोटॉन दिस M विल बी मोर, फ्रीक्वेंसी विल बी लेस. ये रहती है. अब देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, प्रोटॉन के लिए कम फ्रीक्वेंसी चाहिए. 10⁶. 10⁶ हर्ट्ज जो है वो तकरीबन मेगा हर्ट्ज हो गया. 10⁶ हर्ट्ज को हम लोग मेगा हर्ट्ज लिख सकते हैं. 10⁻12 तो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई. ठीक है. अब ध्यान से सुनना, हमारे पास जो अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वॉट एवर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वी आर हैविंग, उस टेक्नोलॉजी से हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁶ हर्ट्ज जो है, मेगा हर्ट्ज, वहां तक प्रोड्यूस कर सकते हैं. 10⁻7 हर्ट्ज भी चलो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, लेकिन 10⁻12 बहुत ज्यादा है. 10⁻12 हर्ट्ज इज टू मच हाई फ्रीक्वेंसी. आयुष दुबे बोल रहा है कि ब्लर आ रहा है स्क्रीन. ब्लर है क्या स्टूडेंट्स? हाँ सर. नो सर. नो सर. नो सर. नहीं सर, क्लियर है. नो सर. क्लियर है? नो मतलब सर. जो दिखाई दे रहा है पूरा? हाँ हाँ सर, स्क्रीन इज क्लियर. हाँ हाँ दिख रहा है सर. ठीक है. सो आयुष दुबे, आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक होगा तो एक बार चेक करो. ठीक है. सो देखो, मैं क्या बोल रहा था कि जो प्रोटॉन है ना, उसके लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC जो चाहिए वो है मेगा हर्ट्ज में. इलेक्ट्रॉन के लिए काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, 10⁻12 हर्ट्ज. सो मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास जो टेक्निक्स अवेलेबल है, जो भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास अभी वर्ल्ड में, उसमें हम लोग मेगा हर्ट्ज तक तो प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी. 10⁶ हर्ट्ज, चलो 10⁻7 तक भी शायद हो जाएगा, खींच खींच के 7-8 तक आ जाएगा. बट 10⁻12 इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. 10⁻12 काफी ज्यादा है. इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला AC करंट हमने आज तक बनाया ही नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन हम लोग यूजुअली नहीं यूज कर सकते इन द साइक्लोट्रॉन. ये साइक्लोट्रॉन का एक लिमिटेशन है. ठीक है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो. साइक्लोट्रॉन हैज वन लिमिटेशन, दैट इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स. It cannot accelerate electrons because for the electrons frequency of 10⁻12 hertz is required, which is not possible. इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं होती है AC में. 6 तक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मैनेज हो जाती है. मेगा हर्ट्ज तक we can produce anyhow. 12 is too high. That's why electrons are not able to accelerate inside the cyclotron. ठीक है. साइक्लोट्रॉन का एक और लिमिटेशन है. हाँ, लिमिटेशन आप ऐसे लिखो, अगर किसी ने नहीं लिखा है. लिमिटेशन फर्स्ट ये है दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स
cannot be accelerated using cyclotron because it requires the frequency of 10 raised to 12 hertz. Because it requires the frequency of 10 raised to 12 hertz, which is too high to produce. Too high to produce मतलब ये बहुत ज्यादा है प्रोड्यूस करने के लिए और नहीं हम लोग प्रोड्यूस कर सकते. ठीक है, अभी किसी स्टूडेंट ने कुछ डाउट पूछा है यार. क्या डाउट पूछा है? माइक ऑन करके पूछो. सर वो कल हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में सन के इसमें पढ़ रहा था ना नेट हाँ पे. हाँ, अच्छा आपने पढ़ा एक्स्ट्रा? हाँ, तो सर उसमें वो एक और एंटी प्रोटॉन डिसेलरेटर करके कुछ तो था, वो क्या है सर? एंटी प्रोटॉन डिसेलरेटर. देखो ये चीजें ना कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब इतना सिंपल भी नहीं होगा ये सब चीजें. आपको एंटी प्रोटॉन पता है क्या होता है पहले तो? हाँ, वो प्रोटॉन का उल्टा ना, एंटी मैटर में जो प्रोटॉन का पार्ट. प्रोटॉन के जैसा ही मास होता है उसका, लेकिन चार्ज प्रोटॉन का उल्टा होता है. मास में इक्वल टू प्रोटॉन होता है. हाँ हाँ, वो इक्वल टू प्रोटॉन, चार्ज वाइज इट इज ऑपोजिट. सो एंटी हाँ. प्रोटॉन मतलब एक्चुअली हाँ नेगेटिव प्रोटॉन हो गया वो, एक तरीके से नेगेटिव प्रोटॉन. सो हाँ. एंटी प्रोटॉन डिसेलेटर क्या, अभी उसमें क्या लिखा था उसके बारे में? सर वो मतलब जैसे हेड्रॉन कोलाइडर को हम ये एटम स्टडी करने यूज करते हैं ना, वो वाला वो एंटी मैटर के एटम को स्टडी करने यूज होता है. देखो ये सुनो क्या आता है, ये फिजिक्स की है ना, जो आप जो पढ़ रहे थे थोड़े से विकिपीडिया पे, वो भी फिजिक्स की एक वास्ट ब्रांच है, न्यूक्लियर फिजिक्स. अब हाँ. क्या तो जो नए वर्ड्स मिल रहे हैं, लेट्स से आपको तो हेड्रॉन भी नहीं पता क्या होता है एग्जैक्टली. हाँ. क्या करो, हैव अ इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट. अगर आपका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में हाँ. तो थोड़ा थोड़ा करके हेड्रॉन के बारे में पहले पढ़ो कि हेड्रॉन क्या होता है. तो मतलब थोड़ा बेसिक से चालू करो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो. आहिस्ता आहिस्ता 6 मंथ 7 मंथ भी लग जाएंगे. आहिस्ता आहिस्ता आपका नॉलेज बढ़ेगा तब समझेंगे. ऐसे सडनली आपने कोई नया वर्ड फाइंड कर लिया तो चलो सब इसका मीनिंग बताओ, ये नहीं होता है. यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स इन अ सिंपल वे. स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर करो, फिर समझ में आने लगेगा. सडनली मतलब एक वर्ड आपने उठा के पूछ लिया कि चलो सर इसका मतलब बताओ, तो मुश्किल हो जाता है इसमें. आपको और फाउंडेशन से पहले पढ़ना होगा थोड़ा. ठीक है, हाँ. ओके सर. थोड़ा थोड़ा. हाँ, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो. आई एम विद यू. इंटरेस्ट लेकिन आपको लेके थोड़ा पढ़ना शुरू करना चाहिए एवरीडे. ठीक है, ठीक है. चलो स्टूडेंट्स, सो इन लिमिटेशन आप लोग ने लिख लिया फर्स्ट. एक और लिमिटेशन है, वन मोर लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन. वो लिमिटेशन ये है दैट साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन. आपको न्यूट्रॉन पता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं होता है. न्यूट्रॉन डज नॉट हैव चार्ज. सो न्यूट्रॉन जो है ना, वो पॉजिटिव वाले डी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा, नेगेटिव वाले डी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा. इफ यू कीप न्यूट्रल पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा. न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन. अगर आपको न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करना है, वो पॉसिबल ही नहीं है यूजिंग साइक्लोट्रॉन. तो दीज आर द टू लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है बिकॉज ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए. न्यूट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता एज न्यूट्रॉन इज हैविंग नो चार्ज. न्यूट्रॉन को चार्ज ही नहीं होता है, सो न्यूट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते. क्लियर? आई होप इट इज कंप्लीटेड. ठीक है, एक साइक्लोट्रॉन में बस एक छोटा सा लास्ट पॉइंट बाकी रहता है. समटाइम दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन on the kinetic energy of the particle which is coming out of the cyclotron. जो पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से बाहर आता है, एक्सेलरेट करने के बाद पार्टिकल बाहर आता है, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है वो पूछते हैं. so इसके लिए देखो मैं सिंपल लॉजिक समझा देता हूँ. ये देखो, सपोज ये साइक्लोट्रॉन है, याद है ये डीज है, डीज आर सेमी सर्कुलर शेप्स ना. तो ये जो डी का रेडियस है ना, लेट्स से ये जो डी का रेडियस है वो है कैपिटल आर. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ डी. ठीक है, ये देखो कैपिटल आर डिनोट्स द रेडियस ऑफ द डी. अब आपने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा है, कल मैंने बताया था चार्ज पार्टिकल ऐसे होता है. तो स्लोली स्लोली इट मूव्स इन अ स्पाइरल पाथ लाइक दिस. इसका रेडियस बढ़ता है, एज इट्स रेडियस इंक्रीजेस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस. और लास्ट में मैंने बताया था कि लास्ट में वो विंडो से बाहर आ जाता है एंड देन इट गोस टुवर्ड्स द टारगेट. ये कुछ डायग्राम याद करो.
तो एक बात बता, जब ये विंडो से जस्ट बाहर आने वाला है, व्हेन इट इज अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन, जब ये पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से जस्ट बाहर निकलने वाला है, उस टाइम पे इसका रेडियस कितना होगा पार्टिकल का? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल? इसका जो रेडियस होगा ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल आर के होगा। when this particle is about to leave, yes, साहिल दलाल, यू आर सेइंग करेक्ट। साहिल ने करेक्ट आंसर दिया। वो बोल रहा है कि जब ये बाहर आएगा तो इस पार्टिकल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर के आसपास ही होगा ना, इट्स रेडियस विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, ठीक है। रेडियस की आपको एक फॉर्मूला पता है, रेडियस इज गिवन बाय mv बाय qb, याद है ये? तो अभी जब ये लास्ट में बाहर आने वाला है, व्हेन इट इज अबाउट टू लीव, उस टाइम पे इसका रेडियस कितना होगा? उसका रेडियस इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ ये देखो रेडियस मैंने लिख दिया, इतना होगा। अब इससे आप वेलोसिटी निकालो, तो इट्स वेलोसिटी विल बी qb r by m। ठीक है, वेलोसिटी कितनी आएगी? qb r by m। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। एक बार वेलोसिटी तुमको मिल गई तो तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो ना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी हाफ mv स्क्वायर। थिंक दिस इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज अबाउट टू लीव द साइक्लोट्रॉन, जब ये साइक्लोट्रॉन को लीव कर रहा है तब उस टाइम पे ये काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये v क्या है? v इज अ वेलोसिटी ना, ये वेलोसिटी है। ये v का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, वेलोसिटी आप ये डाल दो, qb r by m स्क्वायर। ये देखो this velocity I substituted, so आप इसको थोड़ा सॉल्व करो, ultimately you will get the answer q square b square r square by 2m। ये आ जाएगा, एक एक m कैंसिल होगा। This is a finally kinetic energy of the particle when it is leaving the cyclotron. This is a formula for kinetic energy of the particle। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, नोट डाउन दिस। ठीक है, क्लियर? So this is the kinetic energy of the particle when it is coming out of the cyclotron. So student, इसके साथ cyclotron पूरा खत्म हो गया, it's everything is over। We found its kinetic energy, also frequency, also radius, हर चीज का फॉर्मूला बना लिया हमने। ठीक है, so this completes your topic of cyclotron। Okay, completed? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन इसके साथ खत्म हुआ। अगर आपको एक चीज याद है, हमने सबसे पहले एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, इफ वी कीप अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, हमारा मेन पहले टॉपिक यही स्टार्ट हुआ था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ कैसे इंटरेक्शन करती है, वहां से हमने स्टार्ट किया था। द मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज, दैट फोर्स विल बी qvb sin थीटा। वहां से ये सब की स्टार्ट हुई थी ना साइक्लोट्रॉन की। सो एक्चुअली नाउ आई कैन से दिस टॉपिक इज ओवर, ये टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। नाउ यू आर वेरी क्लियर दैट व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप अ चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ आई विल कीप सम अदर ऑब्जेक्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज हो गया, अब मैं कोई और चीज को रखूंगा किसमें? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एंड देन वी विल स्टडी दैट हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इंटरेक्टिंग विद दैट ऑब्जेक्ट। अब देखो नेक्स्ट चीज जो मैं रखने वाला हूं वो है, नेक्स्ट चीज जो हम लोग लेंगे वो है करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये हेडिंग है स्टूडेंट्स। मतलब पहले हमने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था एंड वी स्टडीड ऑल दिस। नाउ वी विल कीप करंट कैरिंग वायर, कंडक्टर मतलब सिंपली वायर, करंट कैरिंग वायर को रखेंगे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। सी दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल।
सी ये लाइंस दिख रही है, सपोज दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मतलब अगर ये लाइंस मैंने ड्रॉ की है मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दीज लाइंस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, बी। ओके, अब सपोज मैंने क्या किया, आई टेक अ वायर, मैंने एक वायर लिया, ये देखो वायर में ड्रॉ कर रहा हूं, सी एक वायर है, इस वायर का कुछ पोर्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वायर का कुछ पोर्शन फील्ड के बाहर भी हो सकता है, बट थोड़ा सा पोर्शन देखो वायर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इस वायर में लेट्स से करंट फ्लो है, सी दिस, द I current is flowing in this wire, see there carefully, ओके। तो इस वायर में कितना करंट फ्लो रहा है, I, और इस वायर की जो लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ दिस वायर इज L, L is the length of wire which is inside the field, फील्ड के अंदर जितना वायर है उसका लेंथ क्या है, L है, ठीक है। सो अभी मुझे ये फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के साथ क्या करेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के ऊपर क्या फोर्स एक्सर्ट करेगी, वो फाइंड करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? पहले हमने चार्ज की स्टडी की, अब वायर को रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चार्ज के बाद वायर पे, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ कि क्या फोर्स इसके ऊपर लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आई एम नॉट टेलिंग, वी विल डिराइव द फॉर्मूला। So today we want to find out that how much force this magnetic field will exert on this wire, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करना है, ध्यान से देखो, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, डेफिनेटली इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, अंदर से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वायर के अंदर से, राइट, अंदर से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं मतलब चार्जेस आर मूविंग, चार्जेस आर मूविंग। So, आपको पता है मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है, इसके लिए डेफिनेटली इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस वायर इज कैरिंग करंट, करंट मींस चार्जेस आर फ्लोइंग इनसाइड द वायर, इफ चार्जेस आर फ्लोइंग इनसाइड द वायर दैट मींस चार्जेस आर मूविंग इन द वायर, मूविंग चार्जेस एक्सपीरियंसेस द फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स लगता है ना QVB sin थीटा, तो डेफिनेटली इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दैट फोर्स, वो देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करो, जस्ट अज्यूम दैट एंटायर वायर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स, जो पूरा वायर है ना, लेट्स अज्यूम दैट एंटायर वायर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। ये वायर को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो स्टूडेंट, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। अब मैं आपको एक पार्ट लेके दिखाता हूँ, सी दिस पार्ट, ये देखो छोटा सा पार्ट मैंने लिया, सी सोचो ये जो पूरा वायर है ना वो ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, द एंटायर वायर इज डिवाइडेड इनटू सच स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ये एक एलिमेंट है, दिख रहा है, ऐसे ही पूरे वायर जो है छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। अब ये जो मैंने एलिमेंट शो किया है दिख रहा है ना, सब इसका लेंथ है DL, DL इज अ लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, एलिमेंट की लेंथ क्या है, DL है, ठीक है। अब इस एलिमेंट में सपोज इस एलिमेंट में जो चार्ज प्रेजेंट है, सपोज चार्ज इसमें DQ प्रेजेंट है, DQ एक चार्ज है, ठीक है। अब देखो क्योंकि इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है मतलब ये चार्जेस भी फ्लो होंगे ना, चार्जेस आर फ्लोइंग, लेट्स सपोज DQ चार्ज passes through this element in the time of dt seconds, ध्यान से सुनना, DQ चार्ज जो है ना वो पास हो गया इस एलिमेंट में से इन द टाइम ऑफ dt सेकेंड, dt टाइम में, dt इज अ वेरी स्मॉल टाइम, इतने टाइम में इतना चार्ज इस एलिमेंट में से पास हो गया, ठीक है। अपने वर्ड्स में लिख लो भले ये चीज, चार्ज DQ passes through the element DL in the time of dt, सिंपल है। हाँ, सो स्टूडेंट कितना चार्ज पास हुआ इसमें से, DQ चार्ज पास हुआ इस एलिमेंट में से, कितने टाइम में पास हुआ, dt टाइम में। सो एवरीबॉडी नोज DQ by dt will be giving you current,
करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड ना, dq by dt विल बी करंट. करंट नोट कर लो. ओके, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट ध्यान से सुनो. अभी नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि जो dq चार्ज है उसने ये dl एलिमेंट को क्रॉस कर दिया इन द टाइम ऑफ dt सेकेंड. बराबर. नाउ ट्राई टू आंसर मी वन क्वेश्चन. मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना. मैंने बोला dq चार्ज जो है उसने dl एलिमेंट को क्रॉस कर दिया इन द टाइम ऑफ dt सेकेंड्स. करेक्ट. तो थोड़ा सोच के बताओ व्हाट विल बी dl अपॉन dt. dl अपॉन dt क्या होगा? एनी आइडिया? व्हाट विल बी dl अपॉन dt? Displacement. हाँ, माइक ऑन करके बता सकते हो. या काम करो, मैसेज वेलोसिटी. आयुष दुबे बोल रहा है कि ये वेलोसिटी है. यस आयुष, इट इज वेलोसिटी. इज इट अ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ना? मूव कौन हो रहा है? चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है. यस. सिमरन का आंसर भी करेक्ट है. हाँ, साहिल ऑल्सो करेक्ट. सी इट विल गिव यू वेलोसिटी. सो प्लीज अब ये लिख लो, dl by dt will be velocity. It's a velocity of charge particle and current will be dq upon dt. ये दोनों स्टूडेंट लिख लो. And draw this diagram also and write everything. जो भी है आप लिख लो पहले प्लीज. Right, whatever is written on the screen आप लिख लो अपने हिसाब से, अच्छे से लिखो. Yeah, completed. Okay. अब ध्यान से सुनो. ये जो चार्ज पार्टिकल है dq, वो ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. दिस चार्ज पार्टिकल dq इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी. सो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा ना. द मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई फोर्स ना. फोर्स मैं भी लिख रहा हूँ, फोर्स विच विल बी एक्टिंग ऑन dq चार्ज. जो फोर्स एक्ट होगा dq चार्ज के ऊपर, वो फोर्स को मैं लिखता हूँ F इज इक्वल टू, फोर्स की फॉर्मूला आप लोग को याद है, QVB साइन थीटा. तो यहाँ पे आएगा dq इंटू v इंटू b इंटू साइन थीटा. QVB साइन थीटा लिखा है मैंने. चार्ज dq के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मैंने लिखा है. ठीक है. dq ऑब्वियसली ये जो थीटा है, इट्स एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द b. थीटा एंगल v और b के बीच की एंगल है, राइट. सो ये डायग्राम देखो स्टूडेंट. करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, दिस इज द डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग. ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आल्सो. इट इज द डायरेक्शन इन विच चार्जेस आर मूविंग. चार्जेस ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. और ये मैग्नेटिक फील्ड है. थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b, राइट. सो अगर आप डायग्राम में थीटा दिखाना चाहते हो तो थीटा ये एंगल होगा. सी डायग्राम में ये थीटा है. सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये v का डायरेक्शन है. चार्जेस इस तरफ मूव कर रहे हैं ना, ये v का डायरेक्शन है. इट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट. और ये b का डायरेक्शन है. थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b. डायग्राम में आप ये थीटा शो कर सकते हो. ठीक है. सो कितना फोर्स लग रहा है? dqvb sin थीटा. ओके. अब एक काम करते हैं, आई एम कीपिंग dq एज इट इज. dq मैंने एज इट इज रखा है. ये v क्या है? वेलोसिटी है ना. v इज अ वेलोसिटी. इसको मैं लिख देता हूँ dl अपॉन dt. dl अपॉन dt इंटू b इंटू साइन थीटा f. देख लो ये क्लियर. हाँ ना, ये देखो dq अपॉन dt दिख रहा है. dq अपॉन dt, dq अपॉन dt बिकम करंट, दैट इज I इंटू dl इंटू b इंटू साइन थीटा.
So this is a force acting on the charge dq. इतना फोर्स dq चार्ज के ऊपर लग रहा है, लेकिन पूरे वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द एंटायर वायर, दैट फोर्स इज गिवन बाय इंटीग्रेटिंग दिस. इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, देन यू विल गेट अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर. टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, पूरी वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो इसका इंटीग्रेट करके मिलेगा. ठीक है. सी स्टूडेंट, वायर के अंदर सिर्फ dq चार्ज नहीं है, वायर के अंदर बहुत सारा चार्ज है. कंप्लीट चार्जेस जो है वायर के अंदर, उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग ऑल दिस. सर हाँ बोलो. सर यहाँ पे जब हम लोगों ने dq by dt I लिखा है, हाँ सर dq by dt तो di आना चाहिए ना सर, वो भी स्मॉल करंट फ्लो होगा ना सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. dq by dt, देखो dq मतलब स्मॉल चार्ज फ्लोइंग, dt is a small time in which that charge flown. dq by dt से स्मॉल करंट नहीं मिलता है. स्मॉल करंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है. वायर में एक ही करंट होता है. देखो चलो मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर तुमको कंफ्यूजन है तो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ. सुनो, एक ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ. सपोज एक इलेक्ट्रिकल वायर है, उसमें से करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग. ठीक है, ध्यान से सुनना. करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग. इसका मतलब पता है क्या होता है 10 एम्पियर का? मतलब 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? 10 कूलम्ब. दैट इज कॉल्ड 10 एम्पियर. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि अगर सपोज एक सेकेंड में 10 कूलम्ब का चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, तो 0.1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो होगा. एक सेकेंड में 10 कूलम्ब, तो 0.1 सेकेंड में 10 टाइम्स कम होगा ना, 1 कूलम्ब हो जाएगा. ठीक है, तो देखो ये मैंने स्मॉल चार्ज ले लिया, ये मैंने स्मॉल टाइम ले लिया, तो इससे करंट स्मॉल नहीं हो जाएगा. करंट आपका देखो 10 ही निकलेगा. सॉल्व 1/0.1, इट विल कम 10 ओनली. ठीक है, देखो दिस इज अ स्मॉल चार्ज फ्लोइंग इन अ स्मॉल टाइम. चार्ज भी छोटा है, टाइम भी छोटा लिया. इसका मतलब ये नहीं करंट छोटा आएगा. करंट विल कम एज इट इज. यू कैन टेक स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल टाइम, और यू कैन टेक बिगर चार्ज अपॉन बिगर टाइम. बोथ ऑफ देम गिव्स यू करंट ओनली. जैसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के आप लेते हो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, लेकिन उससे स्मॉल वेलोसिटी नहीं मिलती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. आई बाहर आएगा इंटीग्रेशन से. ठीक है, बी ऑल्सो कम्स आउट. बी भी बाहर आएगा. इनफैक्ट पता है साइन थीटा भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आता है. साइन थीटा कैसे कांस्टेंट है? यहाँ पे आप जो भी एलिमेंट्स लोगे ना, विच एवर एलिमेंट्स यू टेक, यहाँ पे जो भी आप एलिमेंट्स लोगे, सबका वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस इसी डायरेक्शन में होगा. All the charges will have a velocity in this direction, and all the charges will have a velocity in this direction. मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो सारे चार्जेस के लिए थीटा एंगल सेम ही आएगा. यहाँ पे आप सब बाहर ले लो, बी आई साइन थीटा बाहर आएगा, सिर्फ अंदर डीएल रहेगा. ठीक है, डीएल इज अ लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट. इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल गिव यू टोटल एल. दिस विल बी द टोटल लेंथ ऑफ एंटायर कंडक्टर. इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल गिव यू एल. और बाकी क्या है? बाकी है बी इंटू आई इंटू साइन थीटा. दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द एंटायर कंडक्टर. ये फोर्स पूरे कंडक्टर पे लग रहा है, बी आई एल साइन थीटा. ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर दो, देन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बिकम एल, द लेंथ ऑफ कंडक्टर. सो ओवरऑल फोर्स बिकम बी आई एल साइन थीटा. याद करना बहुत इजी है, आपको ये वर्ड तो याद हो जाएगा, बिल. बिल तो सबको पता है, बट इट इज बी आई एल, नॉट बी आई डबल एल. बी आई एल, बिल साइन थीटा. अब जिनको याद है, मैंने पहले बताया था कि जो थीटा एंगल है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द बी. याद है? थीटा वी और बी के बीच की एंगल है. इन दिस फाइनल फॉर्मूला वी इज नॉट प्रेजेंट. यहाँ पे वी प्रेजेंट ही नहीं है. इसके लिए मुझे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा. यहाँ पे वी नहीं प्रेजेंट है. सो देखो, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ चार्जेस. जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, चार्जेस की वेलोसिटी,
सेम इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेलोसिटी का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है। सो आई कैन से थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड द बी, आई और बी के बीच की एंगल है, ठीक है। थीटा इज एक्चुअली, यस इट इज करेक्ट, इट इज एंगल बिटवीन आई एंड बी। लेकिन मैं ये भी बोल नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट से दिस दैट थीटा इज एंगल बिटवीन आई एंड बी, बिकॉज ये जो आई है ना, करंट को स्केलर अज्यूम किया जाता है। इन द फिजिक्स वी बिलीव दैट करंट इज अ स्केलर, इवन दो आपको डायग्राम में दिखता है करंट का डायरेक्शन होता है, सी दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन ये है, बट देन ऑल्सो करंट को स्केलर अज्यूम किया जाता है। करंट डू नॉट फॉलो वेक्टर प्रॉपर्टीज, करंट स्केलर है, तो क्योंकि करंट स्केलर होता है सो करंट को डायरेक्शन हम लोग नहीं बोल सकते दैट करंट हैज अ डायरेक्शन। अगर करंट को डायरेक्शन नहीं है सो आई कैनॉट से दैट करंट एंड द बी आर द एंगल बिटवीन करंट एंड द बी इज थीटा, ऐसे मैं नहीं बोल सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा एंगल बिटवीन आई एंड बी ओनली, ये करेक्ट है, थीटा एंगल बिटवीन आई और बी है, लेकिन आई इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, अभी यहाँ पे हम लोग एक नया वेक्टर बनाते हैं, वी मेक अ न्यू वेक्टर जिसका नाम होता है एल बार। एक वेक्टर है जिसका नाम है एल बार, लेंथ वेक्टर। अभी एल बार क्या है, एल बार एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन सेम एज आई होता है। जो आई का डायरेक्शन है वो हम एल को दे देते हैं, जो भी आई का डायरेक्शन है ना, whatever is the direction of I, वो डायरेक्शन हम लोग इस वेक्टर को दे देते हैं, L को। So since theta is an angle between I and B, I and L have a same direction, so theta automatically become angle between L and B। ये है फाइनल। थीटा हम लोग मानते हैं कि वो L और B के बीच की एंगल है। L क्या है, L एक वेक्टर है, the direction of this L is same as I, L और I का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। थीटा एंगल I और B के बीच की एंगल है, but now I can say theta is angle between L and B। हाँ स्टूडेंट, अभी किसी स्टूडेंट ने बोला कि लेंथ तो वेक्टर होता है, लेंथ भी स्केलर होता है। यस मैंने बोला लेंथ स्केलर ही होता है। यहाँ पे हमने लेंथ को नहीं लिया है, आई एम नॉट सेइंग आई हैव टेकन लेंथ, एक नया वेक्टर डिफाइन किया है मैंने, इस वेक्टर का नाम है एल बार। ये न्यू वेक्टर हमने फॉर्म किया है जिसका नाम है एल बार, ये डिफाइंड है। अब अगर ये वेक्टर है तो इसके पास दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने इसको दिया है, जो भी करंट का डायरेक्शन है ना, सपोज ये वायर है, ये करंट का डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, यही डायरेक्शन हम लोग एल बार का लेते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एल बार। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एल बार, जितना लेंथ है उतना मैग्नीट्यूड है, whatever is length that much is the magnitude। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा L, इसका मैग्नीट्यूड L है, डायरेक्शन सेम एज I। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लेंथ है, ये न्यू वेक्टर है जिसका नेम है L बार, ठीक है। करना पड़ता है ये चीजें स्टूडेंट, हम लोग नहीं बोल सकते कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, गलत लगता है। इसलिए नया वेक्टर हमने डिफाइन कर लिया अपनी तरफ से, L बार। L बार हैज द सेम डायरेक्शन एज ऑफ I। सो स्टूडेंट अभी मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, फाइनल फॉर्मूला। फोर्स एक्टिंग ऑन द एंटायर वायर इज गिवन बाय BIL sin थीटा। आई होप यू आर राइटिंग अलोंग विथ मी, BIL sin थीटा। इसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर, मैं लिख देता हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन L बार एंड B बार। L बार को आप ऐसे नाम दे दो लेंथ वेक्टर, दैट इज ओके। तो अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये I जो है इट इज अ स्केलर, I स्केलर है, L इज अ वेक्टर, B इज अ वेक्टर एंड थीटा इज अ एंगल बिटवीन L एंड B, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ LB sin थीटा। सो थीटा इज अ एंगल बिटवीन L एंड B, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, L बार क्रॉस B बार। यू नो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं, LB sin थीटा L क्रॉस B। दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में फोर्स इज गिवन बाय I L क्रॉस B। L क्रॉस B को जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम LB sin थीटा।
So this is magnitude. It is magnitude of the force, and this is a vector form. ये vector form है, ठीक है? Force is given by I L cross B. Clear? इस फॉर्मूला से आप एक चीज समझ सकते हो, इस फॉर्मूला से आप F का पता है डायरेक्शन निकाल सकते हो. You can even find direction of this force. I can say direction of F, ये जो F है, उसका डायरेक्शन will be same as direction of L cross B. Force has same direction as of L cross B. F and L cross B have same direction. देखो एग्जाम्पल, अगर L क्रॉस B का डायरेक्शन, आपने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. L क्रॉस B का डायरेक्शन सपोज अलोंग x एक्सिस है. एग्जाम्पल, L क्रॉस B का जो डायरेक्शन है अलोंग x एक्सिस है, तो L क्रॉस B को मैं i कैप के फॉर्म में लिख सकता हूं. अगर L क्रॉस B i कैप के फॉर्म में लिखोगे तो F भी i कैप के फॉर्म में आ जाएगा. दैट मींस F और L क्रॉस B का डायरेक्शन सेम होगा. So direction of L cross B and F is same, and this direction you can find out by using right hand thumb rule. आपको याद होगा A cross B का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, याद है? ठीक, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ डायरेक्शन. ठीक है, ये देखो फॉर्मूला क्या है, L क्रॉस B ना, L क्रॉस B है, तो इसमें पहले हमने L लिखा है, we have written L first. तो अपनी फिंगर्स L पे रखो, ये है L का डायरेक्शन. सी, दिस इज माय L डायरेक्शन. देन L क्रॉस B, L के बाद अपनी फिंगर्स को टर्न करो B तक, ऐसे देखो. माय फिंगर्स आर टर्निंग फ्रॉम L टू B. दिख रहा है? सो माय फिंगर्स आर टर्निंग फ्रॉम L टू B, सो इट बिकम L क्रॉस B. थंब कहां जा रहा है? ऊपर. सो दिस अपवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B. This upward is the direction of L cross B. And that is also direction of force. Force will be in upward direction. तो मैंने डायग्राम में निकाल के भी बताया स्टूडेंट. डायरेक्शन ऑफ F will be same as direction of L cross B. L cross B का डायरेक्शन आपको कैसे निकालना है? Keep your fingers on L, turn up to B, ऐसे. The thumb will give you direction of L cross B. ये वेक्टर प्रॉपर्टीज है, वेक्टर प्रोडक्ट में आपने ये पढ़ा होगा वेक्टर्स में. ये जो L क्रॉस B का डायरेक्शन है वही सेम एज डायरेक्शन ऑफ F. ठीक है, इस तरीके से आप इस F का डायरेक्शन निकाल सकते हो. क्लियर? चाहे तो लिख लो ये, F bar has the same direction as of L cross B and it is obtained by right hand thumb rule. Direction of L cross B is obtained by right hand thumb rule. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखो आप लोग के लिए जो स्टूडेंट मतलब ध्यान से सुनते नहीं है लेक्चर्स को, उनको लग रहा होगा कि चलो ये भी एक न्यू फॉर्मूला आ गई, बस एक ऑर्डिनरी फॉर्मूला है, हम लोग याद कर लेंगे. ठीक है, आपको अभी भी इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस नहीं पता कि कितनी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट बिना रीजन के कुछ नहीं पढ़ते हैं. आप लोगों को लगता है क्या रीजन है, क्यों पढ़ रहे हैं ये चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, लेकिन हर एक फॉर्मूला के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है हमारे पढ़ने का. मैं हर बार रीजंस नहीं बताता हूँ, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. आज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर पढ़ रहे हैं, अभी उससे पहले चार्ज पढ़ा, क्या यूज क्या है इस चीज का, मैं जस्ट एक पॉइंट में इसका यूज बता देता हूँ. एक एक फॉर्मूला जो हम लोग फिजिक्स में डिराइव करते हैं ना स्टूडेंट, बिना मतलब की नहीं होती है, वो जरूर उसका कुछ एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंस होता है. दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग. तो मैं ये जो फॉर्मूला है ना, मैं इसका खाली इंपॉर्टेंट बता देता हूँ. इस फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक वायर रखा जिसमें से करंट पास कर रहे हैं आए, तो इस वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है. दैट फोर्स इज गिवन बाय BIL sin थीटा. राइट? तो जब साइंटिस्ट को ये चीज पता चली ना कि वायर के ऊपर फोर्स लगता है BIL sin थीटा इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसी में से आपका फैन की टेक्नोलॉजी इसी से बनी हुई है. जब आप फैन का बटन ऑन करते हो ना, तो फैन के अंदर वायरिंग होती है. तो फैन के अंदर सपोज ऐसी वायर है जिसको आप वाइंडिंग्स बोलते हो, वाइंडिंग. फैन के अंदर एक वायर होती है, ये जब आप बटन ऑन करते हो तो क्या होता है, करंट पास होता है फैन से, ये करंट पास होता है. जैसे ही
करंट पास होता है फैन के अंदर से, ऐसा वाला सिचुएशन बनता है। और इस वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। फैन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो जैसे ही आप फैन का बटन ऑन करते हो, करंट फ्लो होता है, ऐसा सिचुएशन बनता है, तो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर। ये बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होता है। ये फोर्स से टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वी विल आल्सो स्टडी अबाउट दैट टॉर्क। इस फोर्स से टॉर्क बनता है, बिना फोर्स के टॉर्क नहीं बन सकता। इस फोर्स से टॉर्क बनता है, एंड एज सुन एज टॉर्क इज फाउंड, टॉर्क फैन के ऊपर एक्ट होता है, उससे फैन रोटेशन चालू करता है। तो ये जो आप डेरिवेशन पढ़ रहे हो ना, इट इज द बेसिस ऑफ द फैन। फैन इसी बेसिस पे काम करता है। करंट आप पास करते हो बाय स्विचिंग ऑन द बटन, करंट आप पास करते हो तो ये मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स की वजह से फैन घूमता है। ठीक है, तो अगर किसी ने ये डेरिवेशन नहीं किया होता ना, आज आप बिना फैन के बैठे होते। एंड जस्ट इमेजिन समर टाइम में आप बिना फैन के कैसे बैठते। सो बी थैंकफुल टू दोज हु हैव डन इट फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, हमें लगता है हम सब टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, हर चीज का इंपॉर्टेंस है। ये टॉर्क के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब आप फैन का बटन ऑफ कर देते हो, व्हेन यू स्विच ऑफ द फैन, तो करंट बंद हो जाता है। दिस आई बिकम जीरो। ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, इसमें ये आई जीरो हो जाएगा व्हेन यू स्विच ऑफ द फैन। आई जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो हो गया तो टॉर्क जीरो हो जाता है, तो फैन के ऊपर टॉर्क लगना बंद हो जाता है। सो उसके बाद फैन रुकता है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उसको रोकता है फैन को। ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स हैपेंस इन द फैन। ऐसे बिना मतलब के नहीं पढ़े, इट्स रिक्वायर्ड, यूजफुल चीजें ये सब। क्लियर? तो वापस अभी किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा, प्लीज मैसेज मत करो, माइक ऑन करके पूछो। मैसेज में पढ़ नहीं पाता हूँ, आस्क मी बाय ओपनिंग अ माइक। हेलो सर। हाँ बोलो। सर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो ऑपोजिट की हो जाता है डायरेक्शन उसका? हाँ बताता हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फोर्स लगेगा प्लस क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स की फॉर्मूला है क्यू इन द ब्रैकेट वी क्रॉस बी। हाँ। और पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फोर्स लगेगा प्लस टाइम्स, पॉजिटिव चार्ज है अगर तो चार्ज को प्लस क्यू लिखो, तो फोर्स लगेगा प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो प्लस साइन विल इंडिकेट, जो प्लस साइन है वो इंडिकेट करेगी कि एफ और वी क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो फॉर्मूला में आप माइनस क्यू डाल दो ना, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू डालेंगे, तो फोर्स की फॉर्मूला बनेगी माइनस क्यू ऑफ वी क्रॉस बी। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करती है, इक्वेशन में अगर माइनस साइन आ गई तो वो इंडिकेट करती है कि एफ का डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। मैं चलो एक काम करता हूँ, सबको समझा देता हूँ ये चीज। स्टूडेंट यहां तक हो गया ना? आई थिंक यू हैव फिनिश्ड अप टू हियर। यहां तक फिनिश करो पहले, फिनिश अप टू दिस। और ये भी लिख लो दैट डायरेक्शन ऑफ एफ इज सेम एज एल क्रॉस बी एंड इज फाउंड बाय फ्लेमिंग राइट, सॉरी इट इज फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। आयुष दुबे बोल रहा है कि प्रीवियस पेज दिखाओ। आयुष यही चाहिए क्या? देखो ये डेरिवेशन है। सो आई होप स्टूडेंट आपने लिख लिया ये सब। ऐसे बैठो मत, चाहिए तो एक मिनट देख लो डेरिवेशन कैसे किया। ठीक है, सी टू इट वंस अगेन। जो फॉर्मूला बन रही है थोड़ा दिमाग में डालो उस फॉर्मूला को, थीटा क्या है वो समझो अच्छे से। ठीक है, सो थ्रू आउट द लेक्चर अगर मैंने किसी को कोई फॉर्मूला पूछा तो आपको आना चाहिए ये। फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी आई इन द ब्रैकेट एल क्रॉस बी। क्लियर विद दिस? हाँ सुनो, अभी सौरभ रजक ने एक डाउट पूछा है, ध्यान से देखो। आपको ये फॉर्मूला याद होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय क्यू वी बार क्रॉस बी बार। याद है? इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। इसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन है वही एफ का डायरेक्शन है।
लेकिन अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, लेट्स से दिस चार्ज इज पॉजिटिव, ये देखो, इफ आई एम टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, प्लस साइन विल इंडिकेट दैट एफ और वी क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम है। देखो कैसे, अगर वी क्रॉस बी को मैं ऐसे लिख दूं, 2 आई कैप, वी क्रॉस बी को ऐसे लिख दिया, इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि v क्रॉस b का डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है, इनटू q, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्लस q, तो आंसर हो गया प्लस 2q i कैप। v क्रॉस b is in the form of i cap, f is also coming in the form of i cap, that means f और v क्रॉस b का डायरेक्शन सेम है। देखो दोनों का डायरेक्शन x एक्सिस है, लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज लोगे, बाय चांस इफ यू टेक नेगेटिव चार्ज, हाँ, नेगेटिव चार्ज में आपको फॉर्मूला ऐसे लिखनी पड़ेगी, F इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, F इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो सपोज वी क्रॉस बी का डायरेक्शन यही है, 2 आई कैप, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, इनटू माइनस क्यू माइनस 2q आई कैप। तो देखो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन आई कैप है, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन आई कैप है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन माइनस आई कैप है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज जो है, इट इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो नेगेटिव चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट ये करता है कि F विल बी ऑपोजिट टू V क्रॉस B, और यहाँ पे प्लस साइन आता है ना, इट इंडिकेट दैट F विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। सो अगर एक सिंपल एप्लीकेशन बताऊं इसका, तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने पॉजिटिव चार्ज को थ्रो किया और नेगेटिव चार्ज को भी थ्रो किया, इन द सेम डायरेक्शन दोनों को थ्रो किया, मतलब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में दिया आपने, तो भी क्या होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव चार्ज दोनों ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड जाएगा तो नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा, फोर्स उल्टा लगेगा। माइनस साइन इंडिकेट F विल ऑपोजिट टू V क्रॉस B, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक पहले क्लियर करो, इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, अब एक काम करते हैं, बिफोर आई प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर में बाकी 2 छोटे टॉपिक्स ही बचते हैं, 2 टॉपिक्स आर देयर, छोटे तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स आर देयर जो मैं कल ही कराऊंगा। टुडे आई विल जस्ट डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक्स, ठीक है। राइट ऑन वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लिखो, हाँ न्यूमेरिकल लिखो, an alpha particle of mass, an alpha particle of mass 2 into 10 raised to minus 27, 2 into 10 raised to minus 27 kilogram is projected in a magnetic field, is projected in a magnetic field at right angles to the field, is projected in a magnetic field at right angles to the field, देखा, with velocity 10 kilometer per second, 10 kilometer per second, if B is equal to, B मतलब magnetic field, if B is equal to 2 into 10 power minus 3 Tesla, if B, that is magnetic field, B is equal to 2 into 10 power minus 3 Tesla, then find the radius of circular path, then find the radius of circular path of alpha particle, radius of circular path of an alpha particle, ठीक है, लिखा,
रिटर्न। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो अल्फा पार्टिकल का मास एक बार बताओ ना कितना था? 2 into 10 raised to minus 27 kilogram। 2 ओके into थैंक यू 10 सर। power minus 27 यस। किलोग्राम। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है सपोज ऐसे। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया, ये देखो ऐसे। सो दिस बिकम द केस ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये अल्फा पार्टिकल को हमने थ्रो किया ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो अल्फा पार्टिकल आपने थ्रो किया है, इट इज थ्रोन एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंगल पे थ्रो किया मतलब V और B आपस में 90 डिग्री पे है। V and B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबको पता है इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा QVB। QVB थीटा 90 डिग्री है, थीटा इज 90 डिग्री, V इज परपेंडिकुलर टू द B। ये फोर्स लगेगा। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो फोर्स लग रहा है QVB, इट वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। QVB अगर लगता है ना कभी भी, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, mv²/r। तो अगर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना। यस इट हैपेंस, द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। वी वांट टू फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। वी कट रेडियस फाइंड करना है। रेडियस विल बी mv/qb। ये आपने साइक्लोट्रॉन में भी फॉर्मूला बनाई है ना। हालांकि ये साइक्लोट्रॉन नहीं है, इधर इसकी जो ये वेलोसिटी है ना, ये साइक्लोट्रॉन नहीं है, तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। यहाँ पे आपने एसी सोर्स नहीं लगाया, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, रेडियस भी इंक्रीज नहीं होगा, इट विल बी अ कांस्टेंट रेडियस। साइक्लोट्रॉन में वेलोसिटी भी बढ़ता है, रेडियस भी बढ़ता है। हियर V and R will be constant, but R will be always given by this formula। अब ये M क्या होगा? मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल which is 2 into 10 raised to minus 27। V is a velocity of alpha particle। V is a velocity of alpha particle जो मैंने आपको दिया है 10 किलोमीटर पर सेकेंड। प्लीज 10 किलोमीटर को आप मीटर्स में कन्वर्ट करो। सो आपको आएगा 10⁴। वेलोसिटी विल कम 10⁴। 10 किलोमीटर इज सेम एज 10,000 मीटर्स। 10⁴ आएगा। Q इज अ चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। आप में से किसी को पता है क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल? एनीबॉडी नोस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल? सर 3.2 into 10 raised to minus 19 कूलम होगा। कौन बोल रहा है? सर सौरभ। हाँ, बस एक ही स्टूडेंट को आता है क्या? बाकी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता। सी अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स। याद रखो ये चीज। एंड ऑल्सो 2 न्यूट्रॉन्स। +2 सर। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स ऑल्सो 2 न्यूट्रॉन। ये होता है। अब न्यूट्रॉन का तो चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन डज नॉट हैव चार्ज। तो जितना चार्ज 2 प्रोटॉन्स का होता है, दैट इज अ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। 1 proton has a charge 1.6 into 10 raised to minus 19। So 2 protons will have a charge this much। ये है charge on alpha particle। The charge on alpha particle is this much। आज के बाद फिर से नहीं बताऊंगा स्टूडेंट मैं, आपको ये याद होना चाहिए। केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने ये चीज। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है सेम एज चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻19। तो ये हो गया 2 प्रोटॉन का चार्ज। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज सेम एज 2 प्रोटॉन चार्ज। बी मैग्नेटिक फील्ड है। आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड दी है कुछ तो। कितनी दी है मैग्नेटिक फील्ड? 2 into 10 raised to minus 3। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड। इस सब मैंने वैल्यूज डाल दिया, इससे आपको रेडियस मिल जाएगा। दैट विल बी द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। दिस विल बी द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। कैंसलेशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत सॉल्व करो जितना आप कर सकते हो। बाकी लॉग कैलकुलेशंस होता है जो आप लोग बाद में कर सकते हो। यहाँ पे तो लॉग नहीं होगा भी यूज। लॉग कैलकुलेशन करके आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझा?
ओके चलो अब लिसन, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं जो आप खुद ट्राई करो, मैं उसमें हेल्प नहीं करूंगा। वन क्वेश्चन आई एम गिविंग, यू ट्राई ऑन योर ओन। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन। Write down one question. A wire of length 10 centimeter. Wire of length 10 centimeter. इसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो माइक। हाँ, वापस मैं बोल रहा हूँ, write down this question. A wire of length 10 centimeter carries the current of 10 ampere. Carries the current of 10 ampere. Experiences the force of 5 into 10 power minus 2 Newton. Experiences the force of 5 into 10 power minus 2 Newton in the magnetic field of 0.1 Tesla. In the magnetic field of 0.1 Tesla. लिखा? Full stop. Find the angle between direction of magnetic field and the wire. Find the angle between direction of magnetic field and wire. स्टूडेंट आपने क्वेश्चन लिख लिया, आई होप। अगर किसी ने कुछ मिस किया है तो पूछो। अब ये क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स आप फिनिश करके बताओ। जिस स्टूडेंट का नाम मैं लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा। आप सब लोग ट्राई करो, जिसका मैं नाम लूंगा वो स्टूडेंट मुझे आंसर देगा। यू हैव 2 मिनट्स टू ट्राई दिस क्वेश्चन। कुछ मिस हो गया तो आप पूछ सकते हो। हेलो हाँ, यस सर, ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसके आगे का एक लाइन बोलो ना। मैंने बताया था, अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर कैरी द करंट ऑफ 10 एम्पियर। हाँ सर, हो गया। विद इन 1 मिनट आप फिनिश करो इसको। कॉपी में चाहिए। हाँ, ट्राई टू फिनिश दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। उसके बाद मैं जिसका नाम लूंगा वो स्टूडेंट आंसर देगा। हाँ, एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा ये अभी तक। अब जो स्टूडेंट आंसर देगा, स्टूडेंट का नाम है भावेश करवाड़े। भावेश करवाड़े, माइक ऑन करो। भावेश करवाड़े। भावेश करवाड़े, माइक ऑन करो। प्रतिभा मैम, प्रतिभा मैम। हाँ सर। मैम, ये भावेश करवाड़े करके लड़का है,
देखिए मैं अभी कुछ दो या तीन बार बुला क्या चुका हूँ, सर? नहीं कर रहा है वो, मतलब वो शायद ध्यान ही नहीं है उसका लेक्चर में। आप इसको फोन और करना। ठीक है सर, मैं 1 मिनट बात करती हूँ उससे। हाँ, भावेश करवड़े से। हाँ 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 सर। ठीक है, आर्यन परदेसी, आर्यन परदेसी, माइक ऑन करो। यस सर। कुछ आंसर मिला आर्यन? हेलो। कुछ आंसर हाँ मिला? 30 डिग्री मिला, 30 डिग्री। अच्छा, आपको 30 डिग्री मिला? हाँ ठीक है, देखता हूं मैं। ठीक है, ऑफ करो। हाँ, आकांक्षा जॉय, आकांक्षा जॉय। सर 1 मिनट में भावेश से बात करूं क्या? आकांक्षा जॉय। हेलो सर। हाँ आकांक्षा, हाँ, क्या आंसर है बेटा? 30 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? F equals to BIL sin theta. ठीक है, चलेगा। तो स्टूडेंट आंसर है 30 डिग्री। आंसर मस्ट बी कमिंग 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज आंसर। ठीक है। अच्छा, नाउ लिसन स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट, ध्यान से सुनो। आज मैंने ये जो टॉपिक्स बताया ना, और लास्ट 2 लेक्चर से जो टॉपिक चल रहे हैं, जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कल पूरा फॉर्मूलास खाली आप रीड करके आओ। कल मैं किसी को भी कोई भी चीज की फॉर्मूला पूछ सकता हूँ। 3 दिन से लेक्चर चल रहा है स्टूडेंट। ये न्यू चैप्टर जो मैंने चालू किया है, स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर जो मैंने कराया अभी तक, वो पढ़ के आओ। थोड़ा सा ही कंटेंट हुआ है, पूरा पढ़ के आओ। टुमारो आई कैन आस्क एनीबॉडी एनी फॉर्मूला एंड यू हैव टू आंसर। नहीं आंसर आया तो मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा सीधे। ठीक है। सो कल का होमवर्क ये है कि थोड़ा पढ़ के आओ। जो भी फॉर्मूलाज हैं आज तक जो भी करा है मैंने इस चैप्टर में, वो पूरा पढ़ के आओ। ठीक है, बोलना मत। I will ask you any formula at any time tomorrow. Okay, we'll meet in the next lecture, students. हाँ मैडम, लेक्चर हो गया, अब देखो। हाँ हाँ सर। सर आपने क्या बोला था? भावेश ना? भावेश करवाड़े। मतलब मैंने उसको कुछ क्वेश्चन पूछा है तो माइक ही ऑन नहीं कर रहा है। मतलब